मैं इसीलिए बुलाता हूँ हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार, शिल्पकार डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर को। वो आए और इस वेबिनार को आगे बढ़ाए। डॉक्टर श्याम शिवाजी घोलप सर। थैंक यू अभिजीत। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम घोलप फिर से एक बार आपका इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट, अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, ब्रांड क्यों बनानी चाहिए? अपनी कंपनी ब्रांड क्या होता है? ब्रांड तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्यों क्यों ब्रांड बनना चाहिए। तो दोस्तों, एक ऐसा दौर था कि मार्केट में वो प्रोडक्ट ही नहीं था। लोगों की जरूरतें थी लेकिन प्रोडक्ट नहीं था। और जब किसी कंपनी ने उस प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस किया तो वो कंपनी एकदम से सक्सेसफुल हो गई। एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 व्हीलर का एग्जाम्पल। दोस्तों, दुनिया में जब 4 व्हीलर यानी 4 पहिए की गाड़ियों को इंट्रोड्यूस किया गया तो सबसे पहली वो गाड़ियां इलेक्ट्रिक गाड़ियां थी, बैटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ियां थी। वो इतनी महंगी थी कि सिर्फ थोड़े से बहुत ज्यादा रईस उसको चलाते थे। सामान्य जो कॉमन अपनी जनता है उसके लिए कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं था। पहली बार फोर्ड इस कंपनी ने ये प्रोडक्ट यानी टी मॉडल, इसको कहते हैं टी मॉडल की ऐसी कार जो लिक्विड फ्यूल पे चलती थी, इसको इंट्रोड्यूस किया, जिसकी कॉस्ट बाकी के पहले गाड़ियों से आधे से भी कम थी। तो जिसकी जरूरत जनता को थी, कस्टमर्स को थी, ऐसा एक प्रोडक्ट उन्होंने इंट्रोड्यूस किया और पूरी दुनिया में ये सबसे सक्सेसफुल ऐसा प्रोडक्ट रहा। कंपनी एकदम सक्सेसफुल हो गई। उसके बाद में ऐसा दौर आया कि एक सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट थे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स आने लगे। तो इस प्रोडक्ट में सबसे बेहतर, सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट था वो बिजनेस कर रहा था, वो हमेशा उस सेक्टर में आगे रहता था। बाद में ऐसा दौर आया कि आपका प्रोडक्ट तो सबसे अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ आपकी सर्विस भी अच्छी होनी चाहिए। समझिए आप टीवी खरीदने आप किसी मॉल में जाते हैं, तो मॉल में जाते हैं, देखते हैं कि वहां सैमसंग, सोनी, पैनासोनिक, एलजी ऐसे टीवी भी है और सेम ऐसे कुछ टीवी है कि जिनके नाम आप नहीं जानते। लेकिन अगर टेक्निकल अगर आप कंपैरिजन देखेंगे तो हो सकता है कि वो ऑलमोस्ट सब सिमिलर हो, सेम हो, सब कुछ हो, लेकिन आपने कभी उस टीवी का नाम नहीं सुना, आपको पता नहीं। तो आप ये सोचते हैं कि कल अगर इस टीवी को कुछ हुआ, अगर मुझे इस टीवी के बारे में कुछ सर्विस लेनी पड़ी, जरूरत पड़ी, तो कौन आएगा मेरे काम? कौन सी कंपनी देगी सर्विस? और ये सोच के आप चुनाव करते हैं उस सैमसंग का, एलजी का। तो दोस्तों, इस दौर में जो कंपनियां अपने अच्छे प्रोडक्ट के साथ अच्छी सर्विस देती है, ऐसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट के साथ उस मार्केट में हमेशा लीड करती है। लेकिन आज जो जमाना है, आज जो वक्त है, उस वक्त में जो कंपनियां सेक्टर में सबसे ज्यादा अच्छा काम करते हैं वो कंपनियां होती है कि जो अपने कस्टमर के साथ इमोशनली जुड़ जाती है। दोस्तों, एक तो टेक्निकल यानी दिमाग से जुड़ना या दिल से जुड़ना, तो ऐसी कंपनियां जो अपने कस्टमर के साथ, अपने लोगों के साथ दिल से जोड़ती है, ऐसी कंपनियां आज की तारीख में मार्केट में बिजनेस करती है। मैं एग्जांपल देना चाहूंगा फियाट कंपनी का। अभी फियाट कंपनी ऐसी है कि फियाट कंपनी इनोवेशन R&D में बहुत आगे है। उन्होंने तैयार किए हुए इंजन बाकी सभी गाड़ियां अपनी गाड़ियों में लगाते थे और सेम सेगमेंट में अपनी गाड़ियां बेचते थे। लेकिन फिर भी फियाट को लेके शायद लोगों को इतना इमोशनल कनेक्ट नहीं था जो बाकी के गाड़ियों में थी। यानी फियाट का इंजन लेके वो गाड़ियां उस सेक्टर में बहुत आगे या अच्छा काम करते थे। और यही आज के दौर में वही कंपनियां जो इस तरीके से अपने आप को बिजनेस करती है। तो दोस्तों, वो कंपनियां जो अपने कस्टमर को इस तरह से कनेक्ट कर रही है, वो कंपनियां जिनका कस्टमर बेस बहुत लॉयल होता है, जो आपको छोड़ते नहीं है, वो कंपनियां अपने आप को इन कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म पे कनेक्ट करती है, वो कंपनी कहलाती है ब्रांड। क्यों बनना चाहिए ब्रांड? क्योंकि ये वो कंपनियां होती है कि बाजार में अगर उतार चढ़ाव भी हो गए,
कोरोना में हम लोगों ने देखा कि 2 साल ऑलमोस्ट बहुत सारे बिजनेसेस वो उसमें मंदी छाई हुई थी। कई सारी कंपनियां घाटे में चली गई, कई सारे बिजनेसेस चालू भी नहीं हुए, लेकिन फिर भी ऐसे वक्त में भी ये जो ब्रांड, ये जो कंपनी आती है, ये हमेशा अपनी जो पोजीशन है वो बरकरार रखती है। हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट में थोड़ा सा कम आए, लेकिन वो जो कस्टमर, जो लॉयल्टी, जो अपने कस्टमर के साथ जो उनका जुड़ा हुआ जो एक बंधन है, वो वैसे ही हमेशा अटूट होता है। तो ये फायदा होता है ब्रांड का, ये फायदा होता है अगर आपकी कंपनी उस अपने लोगों के साथ, कस्टमर के साथ जुड़ जाती है। दोस्तों, आप हमेशा देखोगे कि कुछ कंपनी ऐसी होती है ना जो हमेशा मार्केट में आगे होती है। कुछ कंपनी ऐसी होती है कि जिनके साथ लोगों को रहना अच्छा लगता है, उनको पसंद करना अच्छा लगता है, और ये बहुत जरूरी है। ब्रांड बनना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक बार आपने ब्रांड बना तो आप अपने कंपनी में कॉम्पिटिशन हमेशा आगे रहते हैं। अभी देखिए एमसीएल में हम अभी 3 जो सेक्टर तैयार कर रहे हैं, इसको अब हम लोग पायोनियर खुद को बोल सकते हैं। इस तरह से हम इसको डेवलप कर रहे हैं। बात यह नहीं है कि कोई बायोफ्यूल में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में या इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स में काम नहीं कर रहा है। हजारों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जिस लेवल पे, जिस स्केल पे आज एमसीएल काम कर रही है, यानी एमसीएल इस पूरे तीनों चीज को एक बड़ा सा सेक्टर करके डेवलप कर रही है, ऐसा काम, ऐसा स्केल इस लेवल पे पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हो रहा है। तो एमसीएल हो सकता है कि पायोनियर है, एमसीएल पहली कंपनी है जो ये सब कर रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसी बहुत सारी कंपनी आ सकती, बहुत सारी कंपनी आएगी भी जो ये काम करेगी, अपने वही मैन्युफैक्चरिंग करेंगी प्रोडक्ट्स और बेचने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर हमारी कंपनियां ब्रांड बनती है, अगर हमारी कंपनियां हमारे लोगों के साथ जुड़ जाती है, तो आपको आने वाले दिनों में इस कंपटीशन से डरने की कोई जरूरत नहीं। तो कैसे बनता है ब्रांड? दोस्तों, ब्रांड यानी विश्वास। ब्रांड की लिटरल मीनिंग, लिटरल जो अर्थ है वो है विश्वास, कि लोगों का आपके ऊपर एक विश्वास होता है। और वो कैसे डेवलप होता है? आप समझिए कि आप अभी स्कूल से लेके आप कॉलेज गए होंगे, आप अभी कहीं ना कहीं तो काम कर रहे होंगे, आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, इन सभी लोगों में कुछ ऐसे लोग रहेंगे जिनके ऊपर आपका दृढ़ विश्वास है। और कैसे होता है विश्वास तैयार? तो ये जो लोग होते हैं, आपके दोस्त हो, आपके रिलेटिव्स हो या कलीग्स हो, इन लोगों को लेके आपके कुछ विचार होते हैं। इन लोगों के ऊपर आप जब भरोसा रखते हैं, तो एक विचार के साथ, सोच के साथ भरोसा रखते हैं, कुछ उम्मीदों के साथ भरोसा रखते हैं, अपेक्षा के साथ भरोसा रखते हैं। और जब ये लोग आपके विचारों के ऊपर खरे उतरते हैं, जब आपकी उम्मीद से ज्यादा या आपकी अपेक्षा से ज्यादा काम अच्छा करते हैं, तो आपका जो उनके ऊपर भरोसा है वो एक दृढ़ विश्वास बन जाता है, और वही है ब्रांड। दोस्तों, कंपनियों का भी ऐसा है। कोई भी कंपनी जब मार्केट में आती है तो कुछ कमिटमेंट्स, कुछ वादे वो अपने कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर के साथ, लोगों के साथ करती है। और जब इस वादों के ऊपर वो खरी उतरती है, तो वैसे वो ब्रांड डेवलप हो जाता है। दोस्तों, ये जो कंपनियां होती है, ये कंपनियां एक सोच के ऊपर चलती है। ये कंपनी की शुरुआत ही एक फिलॉसफी के साथ होती है। ये कंपनियां कुछ मूल तत्वों के आधार पर चलती है। ये कंपनियां कभी भी किसी भी चीजों में अपने आप को हर चीज में वो अपने इस विचारों को और इस फिलॉसफी को, इस सोच को आगे बढ़ाती है, प्रमोट करती है। ये कंपनियां कभी भी प्रोडक्ट मार्केट नहीं करती। तो जो सोच, जो फिलॉसफी जिसके ऊपर ये काम करती है, उस सोच को, उस फिलॉसफी को वो आगे देती है। तो जैसे मर्सिडीज है, मर्सिडीज इस सोच के ऊपर है कि अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो हमेशा बेस्ट ही होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। जो भी हम कुछ देंगे तो बेस्ट ही देंगे। तो जब भी मर्सिडीज कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो उस प्रोडक्ट के बारे में ये मार्केट नहीं करती कि उस गाड़ी में कौन सी सीसी का इंजन लगा हुआ है, उसपे कौन सी टेक्नोलॉजी है, उसपे स्टाइल, कंफर्ट क्या है, उसमें सेफ्टी के कौन से फीचर्स है, वो नहीं मार्केट करेगी। मर्सिडीज हमेशा उस सोच को मार्केट करती है कि उनकी एक ही सोच है, बेस्ट और नथिंग।
तो जब भी आप उस गाड़ी को चलाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस गाड़ी की टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, कितनी स्मूथ है, कितनी फास्ट उसका एक्सेलरेशन, उसमें उसमें स्टाइल, उसमें लग्जरी कितनी खास है, उसमें जो जो सेफ्टी के फीचर्स है वो कितने बेस्ट है उस सेगमेंट में, और फिर आपको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट ऐसा बेस्ट है। तो ये सभी जो गाड़ियां है वो गाड़ियां उस तरीके से अपने सोच को हर चीज में, ये सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, अगर उनको ब्रांडिंग करनी है, प्रमोशन करना है, कुछ भी इवेंट करना है, कुछ भी काम करना है, तो इस सोच को वो आगे रखती है, इसको सोच को प्रमोट करती है। और कहां से आती है ये सोच? तो ये सोच आती है उन लोगों से जो इस कंपनियों को बनाते हैं, जो इसके फाउंडर होते हैं, प्रमोटर होते हैं, उनसे ये सोच आती है। जैसे ये जो कंपनी है मर्सिडीज, इसकी ये जो सोच है बेस्ट और नथिंग, ये सोच आई है गॉटलिब डेमलर, ये जो उनके संस्थापक है उनसे। वैसे ही आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है एप्पल। एप्पल $3 ट्रिलियन इतनी बड़ी कंपनी है, यानी ऑलमोस्ट जो हमारे देश की पूरी जो इकोनॉमी है उससे ज्यादा बड़ी कंपनी यानी ये एप्पल बन चुकी है। ये एप्पल की एक सोच है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, थिंक डिफरेंट। कभी भी एप्पल वो चीज मार्केट में नहीं लाती जो ऑलरेडी मार्केट में एस्टैब्लिश है। कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाती कि जिसके बारे में प्रोडक्ट अवेलेबल है, जिसमें जिसको कंपनियां बना रही है, उससे अलग कुछ करने की कोशिश हमेशा एप्पल करती है। एप्पल पहली ऐसी कंपनी है, आपको याद होगा कि जब स्मार्टफोन आए थे तब शुरुआत में उसके साथ, स्मार्टफोन के साथ वो कीपैड थे, क्वार्टरी कीपैड थे। एप्पल पहली कंपनी थी दुनिया की जिसने वो पूरा कीपैड हटा के एक सेंट्रल का बटन लाया। जैसे ही एप्पल ने लाया उसके बाद उसको देख के कई सारी कंपनियों ने भी सेम टेक्नोलॉजी लाई। एप्पल पहली कंपनी है कि जिसने उस मोबाइल से उस सेंट्रल जो एक बटन था सिंगल, उसको हटाया। तो जैसे उस एप्पल ने हटाया तो बाकी के सभी कंपनियों ने उसको हटाया। एप्पल पहली कंपनी है कि जिसने, अगर आप लोग को याद होगा तो जब हम लैपटॉप में वो कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का उपयोग करते थे तो वो डालने के लिए बटन दबाने के बाद उसका एक जो ढांचा है वो बाहर आता था और उसमें हम लोग सीडी रखते थे और वो अंदर जाता था। एप्पल पहली कंपनी है कि जिसने क्या किया कि वो सीडी, उसके लिए कोई ढांचा बाहर नहीं आता था, वो तो सीडी अंदर जाती थी अपने। तो ये सभी जो इनोवेशन है, थिंक डिफरेंट, थिंक नेक्स्ट, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, ये करके एप्पल अपने इस सोच को हर चीज में इसे डालती है। दोस्तों हमारे देश के जो ये बड़ा जो बिजनेस ग्रुप है, उद्योग समूह है, सबसे बड़ा उद्योग समूह है टाटा का। टाटा उद्योग समूह को इनके जो संस्थापक है जमशेदजी टाटा, जिनको हमारे भारत के उद्योग का जनक भी मानते हैं, इनकी एक सोच थी, उनकी सोच ये थी कि हम जहां बिजनेस करते हैं, जिस कम्युनिटी में, जिस समाज में रहते हैं, ये समाज, ये कम्युनिटी सिर्फ हमारा स्टेक होल्डर नहीं है। अगर हम लोगों के साथ रहते हैं, लोग सिर्फ हमारे कस्टमर्स नहीं है, स्टेक होल्डर्स नहीं है, तो लोग हमारा पर्पस है। ये समाज हमारा पर्पस है, हमारा उद्देश्य है, जिनके लिए हम लोग ये बिजनेस चला रहे हैं, और ये आपको हमेशा याद रखना होगा। इसलिए ये सोच, जिस सोच के साथ अभी टाटा की डेवलपमेंट हुई, आज भी ये सोच बरकरार है। आज भी अगर आप देखोगे तो टाटा का मैक्सिमम प्रॉफिट ये टाटा ट्रस्ट में जाता है, और यही लोगों को आगे रखने का, सीएसआर का जो काम टाटा करती है वो सबसे बेहतर है। ये काम ये कंपनियां बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, यानी लोगों को कैसे जोड़ती है, तो इमोशनली। लोगों को लोग टेक्निकली नहीं देखते कि एप्पल का फोन का कैमरा कैसा है, बाकी के फोन के कैमरा कैसा है, टेक्निकली कौन से प्रोडक्ट अच्छे हैं। वो देखते हैं कि उनको उस एप्पल के साथ, एक बार उन्होंने एप्पल का फोन लिया तो उनको बहुत अच्छा लगता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं उस प्रोडक्ट के साथ, क्या मैंने एप्पल का फोन लिया। वो टेक्निकल उसमें चीजें में पढ़ते हैं। मर्सिडीज की गाड़ी में मैंने चलाई, मर्सिडीज गाड़ी मेरे पास, अभी मर्सिडीज से बेहतर कुछ गाड़ियां है नहीं है बात की बात, लेकिन ये कंपनियां बहुत स्ट्रांगली इस प्रोडक्ट्स के साथ जुड़ी हुई होती है, और ये उनकी सबसे बड़ी ताकत होती है। आपको लगता है कि बहुत बड़े बड़े प्रोडक्ट के साथ ही ऐसा होता है क्या? नहीं, एकदम छोटे से प्रोडक्ट के साथ भी ऐसा होता है। अभी देखिए चॉकलेट, कैडबरी, ये कैडबरी चॉकलेट, ये डेयरी मिल्क चॉकलेट है, ये कितने स्ट्रांगली कनेक्ट है। ये हमेशा इसकी एड अगर आप देखोगे तो ये एड हमेशा ही इमोशनल एड होती है, कुछ मीठा हो जाए, यानी जब जब आप मीठा की सोचे तब आपको सिर्फ वो कैडबरी याद आनी चाहिए। खाना खाने के बाद अगर कुछ मीठा करना है तो आपको कैडबरी याद आनी चाहिए।
कोई भी आपके यहाँ घर में लाइफ में अगर कोई खुशी की कोई चीज हुई है तो आपको कैडबरी याद आनी चाहिए। यहाँ तक के त्योहारों में पहले हम लोग मिठाई के बॉक्सेस एक दूसरे को दिया करते थे, लेकिन कैडबरी ने इस तरह अपने ब्रांड को डेवलप किया है कि आजकल हम ईद को, दिवाली को मिठाई के बक्से नहीं तो कैडबरी के बक्से एक दूसरे को देते हैं। तो इस तरह से वो चीज को यानी मिठाई को रिप्लेस कर रहे हैं, इस तरह से उसने कनेक्ट किया है। वैसे ही ठंडा मतलब कोको कोला। तो अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी की जगह पे कोई कोल्ड ड्रिंक पीना है और आप दुकान में जाते हो तो आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको नजर आएंगे, लेकिन आपको आपकी नजर जिस पे रहेगी, आप जो इसको उठाएंगे वो है कोको कोला। बिकॉज वो इतने अच्छे तरीके से कनेक्ट करते हैं कि अगर आपको प्यास लगी है तो बस आपको सोचना चाहिए कोको कोला। वैसे ही पेप्सी। अभी ये जो कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक कौन पीते हैं? तो बच्चे या यूथ, यंग, वो लोग ज्यादा पीते हैं। तो और उनमें वो बहुत ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छा दिखूं, स्टाइलिश दिखूं, अच्छा रहूं। तो पेप्सी ने उस इमोशन के साथ खुद को जोड़ा है कि अगर आपको स्टाइलिश दिखना है, आपको हैंडसम दिखना है, आपको हीरो जैसा रहना है, तो आप पेप्सी पीजिए। दोस्तों, जितना स्ट्रांग ये आपका इमोशनल कनेक्ट, उतना स्ट्रांग ये ब्रांड होता है। और ये ब्रांड भी कहां से आता है, ये इमोशंस भी कहां से आता है? तो वो उस कंपनी के जो संस्थापक है उनसे आता है। अमूल भी आप देखोगे तो अमूल भी बहुत बार वो प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशंस में नहीं जाते, प्रोडक्ट को मार्केट नहीं करते, उस इमोशंस को वो मार्केट करते हैं। हमेशा वो कैप्शन वगैरह उसके लिए बहुत ज्यादा मशहूर है। दोस्तों, अब ये एमसीएल परिवार में आज हम लोग जो भी बिजनेसेस डेवलप कर रहे हैं, एमसीएल बिजनेसेस में आज हमारे तहसील लेवल के बिजनेसेस है, ग्राम पंचायत लेवल के बिजनेसेस है, आज चैनल पार्टनर है, हमारी टीम है, और सभी लोग यहाँ एंटरप्रेनर्स है, उद्योजक जो अपने अपने बिजनेसेस बढ़ा रहे हैं। ये सभी लोग, ये सभी जो हमारी फैमिली है, ये पूरा जो हमारा एमसीएल परिवार है, इसके पीछे भी एक सोच है। और वो सोच है कि हमें मिलके हमारे इस दुनिया को, हमारी धरती माँ को बचाना है। दोस्तों, हमारे पास एक ही घर है और यह है वो पृथ्वी। और इस पृथ्वी में सिर्फ मनुष्य ही नहीं, लाखों करोड़ों जीव रहते हैं। सिर्फ प्राणी ही नहीं, कितने सारे सजीव, कितनी सारी वनस्पति पानी के अंदर, जमीन के ऊपर, हवा में रहती है, कितने सारे जीव है जिनको हमने इस डेवलपमेंट के नाम पर, विकास के नाम पर, जिनको अभी हम लोग बर्बाद कर रहे हैं। कितने सारे पशु पक्षियों की जाति है जो अभी नष्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। और आज हमने अपनी इस एक धरती को, एक ही घर को इस लेवल पे लाके रखा है कि अगर हमने कुछ काम नहीं किया तो बहुत जने हम लोग खुद विनाश के इस पे चले जाएंगे। तो दोस्तों, हमारी एक ही सोच है कि हमें मिलके अभी हमारी इस धरती माँ को, अपने एक घर को बचाना है। वो धरती माँ जिसने करोड़ों साल तक सबका ख्याल रखा ना, अभी हमको उसका ख्याल रखना है। और इसके लिए जो भी करना पड़े ना, जो बिजनेस करना पड़े, वो सब करेंगे हम लोग फ्यूल कर रहे हैं उसके लिए, हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं माँ के लिए, हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स कर रहे हैं उसके इकोसिस्टम के लिए। दोस्तों, और यही नहीं, इसके साथ जो भी ऐसी कोई चीज है जो हमारी इस धरती माँ को बचाने के लिए हमें करनी पड़ेगी, वो हम करेंगे, ये हमारी सोच है। और दूसरी, आज की तारीख में ये इमरजेंसी बन चुकी है। ये ऐसी चीज नहीं कि हम लोग कहीं से कर पाएंगे, बहुत फास्ट, बहुत एग्रेसिवली इसको करना पड़ेगा। इस तरह से सिचुएशन हम लोगों ने तैयार की है। दोस्तों, हमारी और एक सोच है, हमारी सोच है कि हमारा ये भारत जो देश है, ये बहुत महान देश है। इसमें इतनी काबिलियत है कि इतिहास में 90% ऑफ द टाइम, 90% टाइम हम दुनिया की सबसे बड़ी महासत्ता थे, आर्थिक महासत्ता थे। दुनिया का जितना भी इनकम था, 30% इनकम, 30 to 35% इनकम भारत से आता था, भारत तैयार करती थी। और आज भी वो काबिलियत हमारे में है। हम भी अगर सब मिले तो फिर से हमारे इस देश को फिर से वो महान बना सकते हैं, फिर से इस पूरे दुनिया का सरताज बना सकते हैं। और उसी सोच के साथ हमें काम करना है। और हाँ, अगर हमें धरती को, इस धरती माँ को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना है, अगर हमें अपने देश को फिर से नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है, तो बस एक काम हमें करना है। हमारी ये सोच है कि ये सब काम एक ही चीज से होगा, और वो होगा, एक ही आदमी इसको करेगा, और वो है हमारा किसान। और हमारा पूरा एक दृढ़ संकल्प है कि हम मिलके, हमारा एक ही काम होगा कि हमें इस किसानों को
हमें उनको सशक्त बनाना है, उनको एम्पावर करना है, उनके हाथ मजबूत करने। अगर हमने इस एग्रीकल्चर को, इस किसानों को जो चाहिए पूरी तरह से सपोर्ट किया, पूरी तरह से उनको सक्षम किया, तो ये दोनों चीजें हम कर सकते हैं। हमारी सोच है कि हमारा ये जो बिजनेस है ये ट्रिपल बॉटम लाइन, यानी इसका उद्देश्य सिर्फ आर्थिक नहीं है, तो सामाजिक है, इस पर्यावरण को लेके। देखो दोस्तों, अगर आप जब बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट तो कंपलसरी है, आपका आर्थिक ध्येय होना ही चाहिए। आप प्रॉफिट जब कमाएंगे तभी ये सब कंपनी चलेगी, ये पूरा परिवार आगे बढ़ेगा। लेकिन उसके साथ हमने ये देखा है कि हर चीज में कैसे हम लोगों को ज्यादा बेहतर से बेहतर हम लोग कुछ दे पाए, लोगों के लिए कुछ कैसे हम लोग बेहतर करें। अभी सभी उद्योगों के पास मैक्सिमम हम अपने शेयर्स देते हैं, एमसीएल कंपनी के शेयर्स। कौन देते हैं शेयर्स? इनिशियली अगर आप देखोगे, जब ये कंपनियां छोटी होती है, स्टार्टअप होती है, तो उनमें पैसे डालने वाले बहुत अमीर लोग होते हैं, जो सही समय पे पैसे डालते हैं, उनके पैसे 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो जाते हैं। और ये कंपनियां आईपीओ तक, जब तक वो स्टॉक एक्सचेंज में वो खुद को लॉन्च नहीं करती, तब तक इसके शेयर्स आम आदमी को, लोगों को वो अवेलेबल नहीं होते। लेकिन जब तक वो लिस्ट हो जाता है वहां स्टॉक एक्सचेंज में, तब तो वो इतने ज्यादा महंगे होते हैं, तो उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें नहीं मिलता, जो कॉमन अपने लोग हैं उनको नहीं मिलता। लेकिन हमने वही सोचा कि हमने अभी इस लेवल पे भी हमारे शेयर्स हमने अपने उद्योजकों के साथ शेयर्स किए, किसी अमीरों के साथ नहीं। दूसरी बात, ये जो एमपीओ कम्युनिटी है, ये हमारे किसान संगठन है, ये हर तहसील में जिसके साथ हम लोग मिलके इस बिजनेस को बढ़ाने वाले हैं, इनको भी हमने अपने बिजनेसेस में पार्टनर करके रखा है। हर कोई जो पर्सन आज हमारा एमपीओ मेंबर है, वो हमारे सारे बिजनेस में हमारा पार्टनर भी है, और जो भी इसके साथ जो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग उसके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों, ये जो पूरा प्रोसेस है ब्रांड बनाने का, ये ब्रांड बनाना यानी विश्वास निर्माण करना। और जैसा मैंने कहा, विश्वास कब होता है? विश्वास तब होता है कि जब आप कोई भरोसा रखते हो और उस भरोसे को लायक काम करके दिखाते हो। कोई उम्मीद करते हो, कोई अपेक्षा करते हो, उससे बेहतर आप डिलीवर करते हो। वैसे कंपनी के साथ भी है। हमें एमसीएल को, अगर हमारे कंपनी को ब्रांड बनाना है, तो हमने जो भी आज बातें बोली है, लोगों को जो बताया, उसको हमें करके दिखाना पड़ेगा, बेहतर करके दिखाना पड़ेगा, तभी ब्रांड बनेगा। अभी देखिए टाटा ने दो लोगों को बताया था कि वो 1 लाख की कार वो प्रोडक्ट करेंगे और लोगों को बेचेंगे। अभी ये पूरे प्रोसेस में जब उन्होंने ये प्रॉमिस किया लोगों को, तब उनको जिस पूरे प्रोसेस में उनको कई सारी चुनौतियां का सामना करना पड़ा। पश्चिम बंगाल में जो प्लांट था वो निकाल के उनको गुजरात में जाना पड़ा। कई सारे जो उसके मटेरियल्स थे, कई सारी चीजें थी, रॉ मटेरियल थे, उसके भाव बढ़ गए, कीमतें बढ़ गई। कई सारे लोगों ने, उनके इंटरनल लोगों ने बोला कि नहीं, ये अभी फिजिबल नहीं, अगर हम लोग नैनो तैयार करके बेचेंगे तो हमें कुछ फायदा नहीं होगा। लेकिन उनके जो प्रोमोटर है, उनके जो फाउंडर है, उनकी जो सोच है कि एक बार हमने जो वादा किया उसको हमें निभाना है, और उन्होंने निभाया। भले ही वो प्रॉफिट कम ज्यादा नहीं हुआ, वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने अपने इस वादे को पूरा किया। और इस वादे के साथ उन्होंने दुनिया को बता दिया कि एक बार टाटा जो प्रॉमिस करती है उसको डिलीवर करती है, और इससे बनता है ब्रांड। अभी पूरी दुनिया को पता है कि टाटा एक तो जो बोलती है वो बहुत एथिकली करती है, और जो एक बार वादा किया तो उसको डिलीवर भी करती है। दोस्तों, इसी तरह अगर हमें अपने कंपनी को ब्रांड बनाना है, हमारे ग्राम पंचायत लेवल की कंपनी, हमारे तहसील लेवल की कंपनी, हमारे किसान प्रक्रिया आपसे शुरुआत होगी। दोस्तों, बात यह नहीं है कि आप उस आधे घंटे में, पौने घंटे में, 1 घंटे में क्या प्रेजेंटेशन देते हो, क्या सेमिनार देते हो, क्या लोगों को बताते हो। बात यह है कि जो जिस चीज को आप लोगों को बताते हो, क्या वो जिस चीज को आप जीते हो, आपके जो एक्शंस है, क्या वो एक्शन वही सब दर्शाते हैं जो आप लोगों को सिर्फ सेमिनार में वो आधा पौने घंटे में बताते हैं। क्या आप जीते हैं उस मिशन को लेके, उस विजन को लेके, ये ज्यादा प्रभाव देगा। दोस्तों,
ये जरूरी है कि आप अपने विजन, मिशन, अपने सपने को लेके कितने उत्साहित है, कितना जुनून है आप में वो करने का, और इससे बनेगा ब्रांड। आपको आपको लगता है कि कोई भी कंपनी जब बड़ी बड़ी करनी है, बड़ी बननी है, तो हमेशा वो बनती है उनके लोगों के साथ। कोई भी कंपनी लोगों के साथ ही बनती। कोई भी एक आदमी उस संगठन को, उस कंपनी को बहुत बड़ा नहीं बना सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज इन्होंने अपने लोगों का एक स्वराज्य निर्माण किया, साम्राज्य निर्माण किया। किसके बलबूते पे निर्माण किया? वो अकेले ये सब नहीं कर सकते थे, लेकिन उनके पास उतने ही वफादार, उतने ही डेडिकेट, उतने ही समर्पित लोग थे, टीम थी, और उस टीम की वजह से उन्होंने इस बड़े साम्राज्य का निर्माण किया। और कहां से आती है टीम? अगर हमें भी अपनी कंपनियां ब्रांड बनानी है, अगर हमें अपनी कंपनियां वहां तक लेके जानी है, तो हमें भी ऐसे वफादार, डेडिकेटेड, समर्पित ऐसे लोगों की जरूरत होगी। और कहां से आएंगे ये लोग? कहां से इस छत्रपति शिवाजी महाराज की जो टीम है, ये जो मावड़े हैं, कहां से तैयार हुए, किस तरह से वफादार हुए कि उन्होंने पूरा अपना, यानी पूरी जिंदगी अपनी न्यौछावर कर देते थे एक चीज के ऊपर। क्यों दोस्तों? ये जो डेडिकेशन है, ये जो समर्पण है, वो भी आता है आपसे। जब छत्रपति शिवाजी महाराज को देखते थे, उनको देख के जब उनका जो समर्पण, उनका डेडिकेशन जब उनके सामने रहता था, तो उनको फिर उनके ही जैसे लोग तैयार होते थे। दोस्तों आज भी अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादा पैसे देके आप ऐसा मत सोचो कि ज्यादा पैसे देके आप किसी और जो एकदम वफादार ऐसे साथीदार को आप पाओगे। नहीं, आप क्या सोचते हैं कि विजय माल्या या कोई भी ऐसी कंपनी जिसका जो ओनर है, मेन प्रमोटर है, वो ऐसा कुछ गलत काम करके अगर कंपनी को बढ़ा रहा है, तो उसकी जो टीम है, उसके जो मेंबर्स है, वो मेंबर्स उसके वफादार होंगे? नहीं। आपको देखे तो ये वफादारी, ये समर्पण, ये सब कुछ, ये भी शुरुआत होता है आपसे। और एक आदमी की मैं कहानी में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों चाइना में अभी इतनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, चाइना इंडस्ट्री में बहुत इतना अच्छा काम कर रहा है। अभी हमारे देश में जैसे मुकेश अंबानी साहब है, या रतन टाटा है, या इतने जो जाने माने बिजनेसमैन हैं, वैसे ही चाइना में अगर सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे प्रेरणादायी अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई नाम है, तो उनका नाम है जैक मा। ये वो जैक मा है, और ये अलीबाबा नाम के कंपनी के मेन संस्थापक है, फाउंडर है। दोस्तों ये अलीबाबा जो कंपनी है, ये रिलायंस से डबल इतनी बड़ी कंपनी है। जैक मा, हो सकता है कि उनके पास खुद की इतनी बड़ी इक्विटी नहीं कि वो एकदम रिचेस्ट पर्सन वगैरह बने, लेकिन उन्होंने अपने कार्य से हजारों लोगों को, हजारों उद्योजकों को चाइना में इंस्पायर किया। आज जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, बिजनेस का रिवोल्यूशन आप देखते हो चाइना में, उसमें बहुत बड़ा हाथ इन जैक मा का है। इन्होंने ये 10, 12, 15 सालों में, जितने सालों से अभी वो काम कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी अपने वसूले के साथ, सिद्धांतों के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और इसी के वजह से लोग इनको मानते हैं। उन्होंने कहा कि मुझे कितनी सारे लोगों ने धोखा दिया होगा। शुरुआत में वो कहते कि 95 में मुझे 4 बड़ी कंपनियां थी जिन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन आज की तारीख में जिन्होंने धोखा दिया वो सभी कंपनियां बंद हो चुकी है, और मेरी जो कंपनी है वो चाइना की नंबर 1 कंपनी बन चुकी है। और दोस्तों वैसे होता है, जब ऐसे समय आता है कि जिस समय पे जो टाइम पे हमें चाहिए था, जो टाइम होना चाहिए, काम होना चाहिए, वो नहीं होता। और वैसे उनके साथ भी हुआ कि उनकी जो टीम थी, वो टीम हर साल हमेशा उनको पूछती थी कि सर कब होगा, सर कब होगा। तो वो हमेशा कहते थे कि मैं करूंगा, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और वैसा उन्होंने किया। जब इन्होंने आईपीओ लॉन्च किया पहली बार जब चाइना में, तो चाइना की हिस्ट्री में, इतिहास में इतना बड़ा आईपीओ नहीं हुआ, और सिर्फ उस आईपीओ के साथ उनके सभी जो उनके साथीदार थे, उनकी सब टीम थी, वो करोड़पति हो गए। दोस्तों एमसीएल की भी एक फिलॉसफी है ना। एमसीएल की फिलॉसफी है कि एमसीएल को जमीन, उसके लोग, उसका रहन सहन, उसका ढंग एक अलग चीज है। अपने आप में हर चीज इतनी अलग है कि हर तहसील अपना एक राज्य
तैयार होता है, ऐसा हमारा उद्देश्य है। और हमें इस हर तहसील को एक आत्मनिर्भर ऐसा राज्य बनाना है, ऐसा राज्य बनाना है कि अगर तहसील की कोई भी जरूरत हो ना तो हम लोग मिलके पूरा करें। हमें अगर अच्छे रोड बनाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी अगर हमारे बच्चों की, हमारे बूढ़ों की अगर कोई भी जरूरत हो तो वो मिलके हम लोग पूरा करेंगे, ऐसा राज्य बनाना है हर तहसील में। और क्यों क्यों कहता हूं मैं हमेशा हर तहसील एक अपना राज्य, क्योंकि हमारे ये सबसे अच्छी बात है, दुनिया में कहीं नहीं है, दुनिया में कोई भी देश इतना महान, इतना बड़ा नहीं है कि इसमें इतनी सारी बोली भाषा, इतनी महान संस्कृति हो। ये सिर्फ अपने भारत में है। और यही हमारा उद्देश्य है कि हम हर तहसील को एक ऐसा राज्य बनाए। और इस राज्य को कौन चलाएगा? तो इस राज्य को चलाएंगे अपने लोग, इस राज्य को चलाएंगे अपने खेडूत, अपने किसान। इस राज्य के जो धरोहर, इस राज्य की धरोहर जिनके हाथ में होगी वो होंगे अपने लोग। 100% ये राज्य, ये जो तहसील है, ये सब काम है वो अपने लोगों के साथ हो। जो छत्रपति शिवाजी महाराज का जो सपना था, जो और उन्हें ऑफ कोर्स करके दिखाया, अपने लोगों का स्वराज्य, बस वही समझे हमें करना है, वही हमारी सोच है, वही हमारा मकसद है, वही हमारा लक्ष्य है। तो अगर ऐसा लक्ष्य है तो कैसे हम लोग वो चीजें कुछ कर सकती है जो बाकी की कंपनियां कर रही है। अगर आपको ऐसा लगता होगा कि इतना अभी हमने काम किया है, हमें जल्द से जल्द लोगों को दिखाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो बाकी के स्टार्टअप्स देखिए, बाकी की कंपनियां देखिए, बाकी की कंपनियां, जितनी भी कंपनियां आज की तारीख में भारत में काम कर रही है, वो कंपनियां ऑलमोस्ट दे आर ओन्ड बाय चाइनीज कंपनीज। जितनी भी बड़ी बड़ी आप कंपनियां देख रहे हो जो स्टार्टअप से शुरू होकर अभी बहुत बड़ी कंपनियां बन चुकी है, एक तो उनकी मैक्सिमम 80 to 90% इक्विटी आज चाइनीज इन्वेस्टर के पास है, जापान के पास है, कुछ कंपनी अमेरिका के पास है। तो ये कंपनी, तो इन्होंने जो रास्ते अपनाए वो एमसीएल भी अपना सकता है। आज आपने जो काम किया है गांव में, अपने अपने तहसील में बहुत जबरदस्त काम किया है, जो फील्ड वर्क आपने किया ना वो किसी ने किया। अभी एमसीएल के पास जो उपलब्धि है वो जो आपकी वजह से है, वो किसी के पास नहीं है। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन दूसरी नहीं है कि जिनके इतने सारे लाखों किसान सिर्फ सदस्य नहीं है, स्टेक होल्डर्स है, नहीं है। तो अगर मुंबई में रह के हम लोग, अगर हमें पैसे ही करने हैं, पैसे ही उठाने हैं, पैसे ही काम करने हैं, तो हम आराम से कर सकते हैं ना। ऑनलाइन ऑलमोस्ट जुगाड़ जैसी कंपनी, बड़ी कंपनी बन सकती है। तो इतना अच्छा काम लेके, संकल्प लेके अगर कोई कंपनी जा रही है, क्या उनको पैसे नहीं मिलेंगे क्या? लेकिन ये पैसे, ये सब कुछ काम हम लोग, हमारी ये जो आजादी है उसको कॉम्प्रोमाइज करके नहीं करना चाहते। ये जो अगर इन लोगों से पैसे लिए तो ये एक दलदल है, बाकी के भी अगले टाइप के पैसे उनसे लेने पड़ते हैं, आगे के भी पैसे उनसे लेने पड़ते हैं, सब कुछ उनसे लेना पड़ता है। और बाद में इन कंपनी जैसा वो अपना होगा। एमसीएल के पास खुद के सिर्फ 10% शेयर्स रहेंगे और बाकी के 90% शेयर्स इन लोग के पास होंगे, जिसे सारे कंपनियों के। आप कभी भी जाके ये जो स्टार्टअप्स है, ये जो यूनिकॉर्न्स है, इसके बारे में पढ़िए, पढ़ाई कीजिए तो आपको पता चलेगा। लेकिन एमसीएल बिल्कुल किसी भी हालत में हमारी इस स्वतंत्रता को, हमारी इस आजादी को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते। हम लोग नहीं चाहते कि कोई बाहर का आदमी, कोई चाइनीज, कोई जापानीज, कोई अमेरिकन, कोई यूरोपियन यहाँ आए और हमारी कंपनी में डायरेक्टर बने। हम नहीं चाहते कि वो डिसाइड करे, वो डिसाइड करे कि यहाँ हमारे कंपनी में क्या होगा, कैसे हम लोग इस कंपनी के प्रॉफिट का उपयोग करेंगे। नहीं, इस कंपनियों को, चाहे वो हमारे ग्राम पंचायत लेवल की कंपनी हो, हमारे तहसील लेवल की कंपनी हो, 100% ये कंपनी ओन करेंगे हमारे लोग। और हम किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में हमारे इस आजादी को खोएंगे नहीं। दोस्तों, आज हम लोग जो डिसीजन लेते हैं ना, उस डिसीजन के ऊपर हमारी आगे की पूरी हमारी पहचान बनने वाली है। जो भी बात आज हम लोग बोलेंगे, जो भी डिसीजन आज हम लोग करेंगे, उससे हमारा रेपुटेशन, उससे हमारा ब्रांडिंग कायम होने वाला है। और हम ऐसा चाहते हैं कि हम, हमारे सभी जो तहसील है वो एक खुद स्वराज्य बने, उस तहसील में रहने वाले लोगों का खुद का राज्य बने, वो राज्य सुजलाम सुफलाम बने, हम लोग सब मिलके। और कोई भी बाहर की शक्ति, कोई भी बाहर की कंपनी, कोई भी बाहर के व्यक्ति उसको कंट्रोल ना कर पाए।
और एक पर्सन है, एक ही आदमी सब कुछ बदल सकता है। एक पर्सन, बहुत ज्यादा लोग नहीं, एक पर्सन लगता है जो पूरी चीज बदल दे सकता है। अभी देखिए इनका एग्जांपल, जापान, दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ जापान की बर्बादी के साथ, जापान की तबाही के साथ। अमेरिका ने जापान के ऊपर 2 अणुबॉम्ब डाले और पूरा जापान बर्बाद हुआ और विश्व युद्ध खत्म हुआ, इतना बर्बाद हुआ था। तो ऐसे बर्बाद हुए जापान में एक ये जो उद्योजक थे जिनका नाम है आकियो मोरिटा, इन्होंने एक कंपनी की स्थापना की जिसका नाम है सोनी। आधी गिरी हुई इमारत, यानी आधी गिरी हुई इमारत में उन्होंने अपनी बिजनेस को शुरुआत की। और आपको 2 चीजें जो सुन के आपको ताज्जुब होगा। एक तो वो कि वो एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे कि जो प्रोडक्ट जापान का कोई भी आदमी खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं थे, और वो प्रोडक्ट था ट्रांजिस्टर। तो ये सोनी कंपनी उन्होंने निर्माण की, और क्या बना के बेच रहे थे वो ट्रांजिस्टर, जो लोगों के पास पैसा ही नहीं था खरीदने के लिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये ट्रांजिस्टर जापान ने नहीं बनाया था, अमेरिका ने बनाया था। तो सोचिए, अमेरिका से वो टेक्नोलॉजी लाके, सब कुछ लाके यहां ट्रांजिस्टर बना के फिर से बेचा, कि कहा सोनी ने, अमेरिका में। तो ये करके उन्होंने, लेकिन जिस चीज का निर्माण किया, ऐसे प्रेरित किया हजारों लाखों लोगों को कि आज जापान है। दुनिया में नंबर 1 बिजनेस में, नंबर 1 टेक्नोलॉजी में अगर कोई देश है तो वो है जापान। मैं अभी गाड़ियों का एग्जांपल दे रहा हूं ना, तो गाड़ियों में हमारे देश में भी ये जो टोयोटा आपको अच्छी लगती है, इनोवा, फॉर्च्यूनर, ये कंपनी है जापान की। ये जो मारुति सुजुकी जो कंपनी है ना, अभी मारुति सुजुकी में भी सुजुकी का शेयर बढ़ा है, आई मीन उसकी इक्विटी ज्यादा है। वो सुजुकी है जापान की, ये निसान है जापान की, कितनी सारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, सब जापान की। इस तरह से एक आदमी ने पूरे जापान को फिर से देश, पूरी दुनिया का नंबर 1 देश बनाया। वैसे ही एक आदमी कभी कभी इस पूरे ऑर्गेनाइजेशन और संगठन से बड़ा होता है। जैसे देखिए स्टीव जॉब्स, अभी ये स्टीव जॉब्स ये एप्पल के संस्थापक थे, फाउंडर थे, इन्होंने इस कंपनी को बनाया। लेकिन एक समय ऐसा था कि इनको ही इनके इस कंपनी से बेदखल कर दिया गया, इनको निकल दिया गया एप्पल से। आप सोचिए कि आपने कंपनी बनाई और आपको ही निकाल दिया जाता है। वैसे हुआ इन स्टीव जॉब के साथ। लेकिन बाद में ये कंपनी एप्पल ऐसे गहरे संकट में थी कि सिर्फ 6 महीने बचे थे, ये कंपनी पूरी तरह से बंद हो जाती, बैंकरप्ट हो जाती, बचती नहीं थी। और ये 6 महीने बचे हुए थे, और उसके बाद फिर से एंट्री हुई स्टीव जॉब्स की। उनको बुलाया गया स्पेशली, वो आए और उन्होंने बागडोर संभाली। और उसके बाद देखिए एक पर्सन क्या कर सकता है। क्यों मैं कहता हूं कि एक वो पर्सन जो फाउंडर है, वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन से कभी कभी बड़ा होता है। वो क्यों कि उन्होंने फिर इस एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बनाई। आपको लग सकता है कि ग्राम पंचायत लेवल के पर्सन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊं कि महात्मा गांधी जी, उन्होंने सत्याग्रह पहले कहाँ किया, तो उन्होंने बिहार के चंपारण इस गांव में किया। उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह अहमदाबाद के भी पहले खेड़ा करके गुजरात में किया, बाद में अहमदाबाद में किया। और इस छोटे छोटे ये गांव के लेवल पे जो काम है उसको लेके फिर उन्होंने सत्याग्रह पूरे देश का किया। दोस्तों ग्राम पंचायत में आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए अन्ना हजारे कौन थे। तो अन्ना हजारे इतने साल से, अन्ना हजारे एक ग्राम पंचायत के सिर्फ सरपंच रहे हैं, और उन्होंने अपने उस ग्राम पंचायत को सुजलाम सुफलाम बनाया। दोस्तों उसके बाद आज उन्होंने वो काम किया कि उनके अंदर शिक्षा लेके, ट्रेनिंग लेके अरविंद केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री दूसरी बार है, और अभी इतने सारे भारी वोटों से कि लगता नहीं कि बहुत जल्दी उनको कोई हरा पाएगा। किरण बेदी मैडम आज राज्यपाल। तो ये हो सकता है ग्राम पंचायत। अगर आप किसी ग्राम पंचायत में ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि जो काम कुछ बहुत बेहतर है, कुछ अच्छा है, तो पूरे देश में ग्राम पंचायत में हम लोग ये काम कर पाएंगे, और इसका इतना बड़ा परिणाम हो सकता है, और आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। देखो एक आकियो मोरिटा, उस आदमी ने पूरे देश को बदल के रखा। एक अगर आपको लगता है कि आप कौन से भी लेवल पे काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपकी सोच सही है और उतने डेडिकेशन से अगर आप काम कर रहे हो, तो आपके ग्राम पंचायत के काम, अगर आप चैनल पार्टनर भी और कुछ
बहुत ही जबरदस्त कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक दिन पूरे एमसीएल को आप चलाएं। आपके गांव में, आपके तहसील में जो भी आपको चुनौतियां नजर आ रही है, अगर आपको लगता है कि उसको उस सबसे ज्यादा डेवलप उसको बनाना है, तो ये सब कुछ कर सकते हैं आप। दोस्तों, ये पूरा जो ब्रांड है, अगर हमें बिजनेस करना है तो हमें अपने कंपनी को ब्रांड करना पड़ेगा, और इस ब्रांड के निर्माता हो आप, क्रिएटर हो आप। देखो, एक स्टोरी बननी है कि नहीं? आज हमारे गांव में, हमारे तहसीलों में कितने सारी चुनौतियां हैं। किसानों की चुनौतियां है, उनको इनकम चाहिए, इनकम चाहिए नहीं, पर्याप्त इनकम नहीं है। लोग अपने गांव छोड़ के नौकरी के लिए वहां शहरों में जा रहे हैं, और वहां झोपड़पट्टी बन रही है, स्लम्स बन रहे हैं, ऐसे जगह रह रहे हैं। हमको तो पता है, मैं ज्यादा उसमें नहीं जाता। अभी ये सभी गांव को, इस सभी तहसील को हमें सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर, सुजलाम सुफलाम, सबसे महान, सबसे डेवलप्ड ऐसा राज्य बनाना है। ये जो पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है ना, यहां से लेके वहां तक जाने की ये जो पूरी स्टोरी है, ये जो पूरा पिक्चर है, इस पिक्चर के हीरो हो आप प्राथमिक, आप केंद्र बिंदु हो, आप सबसे इंपॉर्टेंट किरदार हो इस पूरे स्टोरी के। जब भी आप दीवार पिक्चर के बारे में सोचते हो, आपको अमिताभ बच्चन नजर आता है, या अमिताभ बच्चन जो बैठे हुए हैं। जब भी आप अग्निपथ सोचते हो, तो वो आपको वो अमिताभ बच्चन नजर आता है। दंगल 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 के पहले लगान, लगान अगर आप सोचोगे तो आपको आमिर खान के बिना आप लगान को सोच ही नहीं सकते। दबंग में आप सलमान के सिवा उस दबंग मूवी को सोच ही नहीं सकते। और जब भी आप इस मूवी के बारे में सोचते हो, जब भी आप अग्निपथ के बारे में सोचते हो, तो उस किरदार के बारे में, वो किरदार आपके ऊपर नजर आता है। आपको अमिताभ बच्चन कौन से नजर आते हैं? डॉन के रूप में। आपको केबीसी वाले अमिताभ बच्चन नजर नहीं आते, वो डॉन, और जिसके आंखों में सुरमा होता है और जिनका आवाज वैसे होता है, वो किरदार नजर आता है। जब भी आप लगन के बारे में सोचते हो, तो आपको आमिर खान नजर आते हैं। कौन से आमिर खान? जो गांव के भेष में होते हैं, वो गांव के किरदार में होते हैं। आपको टी शर्ट जींस वाला आमिर खान नजर नहीं आएगा। दबंग में सलमान खान, और वो सलमान खान जिसको मूंछ है। तो देखो दोस्तों, ये लोग 3 घंटे की मूवी बनाने के लिए कितना कुछ करते हैं। अभी ये एग्जांपल, दंगल में आमिर खान का ट्रांसफॉर्मेशन, उन्होंने पूरी मूवी में, पूरे पिक्चर में आमिर खान ऐसे नजर आते हैं। लेकिन अगर आपने वो पिक्चर देखी है, तो सिर्फ शुरुआत में आमिर खान ऐसे दिखाए गए, यंग दिखाए गए, और उनकी बॉडी ऐसी दिखाई गई। उन्होंने डायरेक्टर को बोला कि मैं ये जो शुरुआत का जो पोर्शन है, वो मैं एंड को करूंगा। मैं पहले पूरा पिक्चर में ऐसा करूंगा, पिताजी की भूमिका करूंगा, ऐसा मोटा वगैरह रहूंगा, लेकिन बाद में मुझे आप 6 महीना दीजिए, और 6 महीने में मैं ऐसा बन के दिखाया। और उन्होंने बन के दिखाए। 6 महीने में आप देख सकते हैं कि वो कहां से कहां गए। एक 3 घंटे की मूवी के लिए वो इतना करते हैं, इतना डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। आपको क्या लगता है कि उनके पास बहुत सारे पैसे तो इंजेक्शन लेते हैं? बिल्कुल नहीं। ये नहीं खाना तो नहीं खाना है, इतनी वर्जिश, इतनी मेहनत करनी तो करनी है, ये करते हैं वो लोग। एक रोल के लिए, एक किरदार के लिए वो इतना सब कुछ करते हैं, शायद उनको पता भी नहीं होता कि उसका क्या होगा। कई सारे ऐसे भी पिक्चर होंगे, ऐसी भी मूवियां होंगी जैसे जो बिल्कुल चले नहीं होगी, और जिनके लिए कितना सारा, वो पा नाम की एक मूवी थी अमिताभ बच्चन, जिसमें 6-6 घंटा एक जगह बैठ के सिर्फ मेकअप कर देते। दोस्तों, इतना डेडिकेशन अगर ये करते हैं, तो सोचिए हमें तो करना ही चाहिए ना। हम तो पूरी एक दुनिया बदलने की बात कर रहे हैं। हमने इतना सब कुछ लेने का संकल्प किया है, तो हमें भी उस तरह से खुद को ट्रेन करना पड़ेगा ना। मैं सोचता हूं कि आप अभी ग्राम पंचायत लेवल के जो एंटरप्रेनर हो, तहसील लेवल के एंटरप्रेनर, पूरी दुनिया भी आपको देखने वाली है, क्या करने वाले हैं, और हम एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करने वाले। जो भी करेंगे, हम लोग प्रॉपर डिसीजन लेके करेंगे। जो हमने वायदे किए हैं, जो हमने भरोसे किया, पूरी 100% करेंगे, उनसे बेहतर करेंगे। जो सोचा है, जो लोगों को लगता है ना कि ये करना चाहिए, उनसे बेहतर करके दिखाएंगे हम लोग। तो ये जब पूरी स्टोरी बनने वाली है, आप खुद को वैसे बनाओ ना, कंपलसरी आपको बनानी। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। सोचिए कि ग्राम पंचायत में अगर 2000 परिवार रहते हैं, तो मैं हूं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अगर हमारे ग्राम पंचायत में 1000 हेक्टेयर, 1500 हेक्टेयर जमीन है, उसमें से बहुत सारी बंजर है, किसानों का अच्छा इनकम नहीं, तो मैं लूंगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और मैं इनको इनकम को बेहतर करूंगा, बढ़ाऊंगा।
खुद की अपनी स्टाइल तैयार कीजिए, किसी की नकल करने की जरूरत नहीं है आपको। आपका गांव है, आपकी बोली भाषा है, आपका एक इतिहास है, आपका कल्चर है, कैसे करना है आप डेवलप कीजिए। आप सोचिए आपके एक जगह पे एक राज्य में क्या हो रहा है, इस इधर क्या हो रहा है, वैसे सोच के मैं अपने गांव में करूं, कोई जरूरत नहीं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब है, किस किस एंगल से ये हीरो लगते हैं आप बताइए। क्या इनको हाइट है, क्या बॉडी है, क्या लुक से क्या है क्या। लेकिन जिस तरह से अपने किरदार को निभाते हैं, तो जब रईस पिक्चर में इन्होंने शाहरुख खान साहब के साथ वो फिल्म की, वो पिक्चर किया, तो शाहरुख खान साहब ने उस डायरेक्टर को बताया था कि जब भी मेरे सीन इनके साथ रहेंगे तो उस सीन को बहुत छोटा करना है आपको, क्योंकि जब जब नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब किसी एक्टर के साथ काम करते हैं तो सामने वाले को खा जाते हैं, ऐसा काम करते हैं। आप मत सोचिए आप क्या हो, कैसे हो, आप लंबे हो, नाटे हो, आपकी आवाज कैसी है। आप ये भी मत सोचिए कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं कि कोई जरूरत नहीं, कोई जगह आप चौथी फेल भी हो गए तो भी चलेगा, कोई 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 बात नहीं उसमें। आपको हिंदी नहीं आती, आपको अंग्रेजी नहीं आती, कोई बात नहीं। आपको अपने लोगों की भाषा आती है ना, बस काफी। उसको लेके एक अपनी एक ओरिजिनलिटी बनाए और उसको आगे लेके जाइए, और सिंपल सिंपल इसको पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, एकदम एक्सट्रीमली सिंपल कीजिए। क्या करने वाले, कैसे बनाएंगे आप गांव को सुजलाम सुफलाम, क्या करने वाले हैं, सिंपल है ना। जो ईंधन आज हम लोग बाहर से ला रहे हैं, इतना पैसा उनको दे रहे हैं, जो पेट्रोल 110 रुपए का है, जो डीजल अभी 100 के ऊपर है, उसको बस हम अपने देश, अपने गांव में बनाएंगे, हमारे किसान उसको बनाएंगे, उससे मीथेन तैयार करेंगे और सभी तरह का ईंधन को हम लोग रिप्लेस करेंगे। सिंपल बनाइए इसको, और जब ऐसा करेंगे तब तब जाहिर है कि ये सब आगे चीजें अच्छी बढ़ेगी। आपको जब पता है कि नेपियर घास इतना खेतों में इतना उगता है तो उगता है, अगर उसको 1 रुपए किलो से भी हम लोग 1000 रुपए टन से लेंगे तो इतना इनकम मिलता है तो मिलेगा ही। दोस्तों स्किल्स डेवलप कीजिए। ऐसे कौन से स्किल्स है, ऐसे कौन से जरूरती चीजें हैं जो आपको लोगों के लिए इसके लिए तैयार करनी पड़ेगी, जैसे कीजिए। आमिर खान ने इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन किया, वो चाहे छोड़िए, लेकिन जो भी चीजें आपको लगती है जरूरत है लोगों को समझाने के लिए, करने के लिए, वो करिए। थोड़ा सा अगर आप बहुत कम पढ़े लिखे भी है ना, तो भी अपने चीज की, अपने विषय का ज्ञान रखिए। आपको यह पता होना चाहिए कि नेपियर घास क्या है, चारा है, घास है जो जानवर खाते हैं, कितना आता है। और हम लोग हमेशा बोलते हैं कि 300 टन से लेके 500 टन हर हेक्टेयर में आता है, लेकिन अपने गांव में देखिए, अपने तहसील में देखिए, आजू बाजू देखिए, बहुत सारे लोग आज जो नेपियर घास को उगाते हैं, उनको पूछेंगे तो आपको पता चलेगा कितना आता है, उस नेपियर घास से कितना मीथेन बनता है ये भी आपको पता है। ये छोटी छोटी जो नॉलेज है, ये अपने सेक्टर के बारे में, विषय के बारे में आप रखिए, उस खुद को जरा अपडेट कीजिए, और एक इमोशनल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम तैयार कीजिए। अंग्रेजों ने सबसे बड़ा नुकसान अगर भारत का कुछ किया है तो उन्होंने हमारी इस पूरी जो पीढ़ी, ये जो पूरे लोग है, उनकी ना सोच बदल के रखी है। अंग्रेजों ने हमारी पूरी जो शिक्षण पद्धति थी, जो एजुकेशन की व्यवस्था थी, उसको पूरी तरह से बदल के उन्होंने क्लर्क की व्यवस्था की है। भारत इतना आगे था पढ़ाई में, शिक्षण प्रणाली में, और उस सभी को अभी उन्होंने ऐसी इस 400 साढ़े 400 सालों में ऐसी शिक्षण प्रणाली तैयार की कि उनको सिर्फ क्लर्क्स तैयार करने थे, ऐसे लोग तैयार करने थे उनको जो उनके अंडर काम करें। उनको क्लर्क तैयार करके करने थे, जो अंग्रेज बोले वो काम अच्छी तरह से ईमान इतबारे करे। आईएएस आईपीएस भी क्या है, क्लर्क है। कोई भी हर यही चाहता है कि मुझे अच्छी नौकरी हो, मुझे टाइम पे तनख्वाह मिले। वो जो आकियो मोरिटो ने करके दिखाया, जैक मा ने करके दिखाया, वो नहीं कोई कर रहा, सबको यही चाहिए। और ऐसे में अगर कोई बिजनेस करने के लिए उतरता है, बिजनेस करने के लिए मेहनत करता है, तो वहां सबको पता है, वहां जापान में, चाइना में सबको पता है कि अगर तू बिजनेस करेगा तो ये सब चीजें होने वाली है, पता है ऐसा सब कुछ। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जरा भी कुछ हुआ तो आपको लोग घर से पूछेंगे पहले, अरे तू क्या कर रहा है। आजू बाजू सब लोग बोलेंगे अरे बाबा तू तो फंसने वाला है इसमें। दोस्तों ऐसे सब माहौल में कुछ ऐसे लोग तैयार कीजिए जो आपके साथ हमेशा खड़े हो, आपके साथ हमेशा आपको वो सपोर्ट करें। हो सकता है वो आपकी पत्नी हो, आपका भाई हो, बहन हो, माता पिता हो, दोस्त हो, कोई भी हो सकता है। ऐसे सपोर्ट को तैयार कीजिए।
स्किल तैयार कीजिए। दोस्तों, हमें जिंदगी भर, मैं तो समझता हूं जिंदगी भर हमें प्रेजेंटेशन देनी है, सेमिनार्स करने हैं, जिंदगी भर हमें ये पब्लिक स्पीकिंग करनी है, बाकी कुछ काम नहीं करना, हमें सेल नहीं करना कुछ, हम ऐसे प्रोडक्ट लेके सेल नहीं करने वाले, हम लोग सिर्फ लोगों को बताने वाले हमेशा इस सेमिनार के तहत, इस प्रेजेंटेशन के तहत कि एक्चुअली सही क्या है और गलत क्या है, बस। और लोगों को जब इस अच्छी तरह से हम लोग को समझाएंगे तो वो अपने आप सही जो चीज है उसका सिलेक्शन करेंगे। तो ये जो लोगों से के साथ बात करने की कला है, लोगों को समझाने की जो कला है, ये आपको सीखनी पड़ेगी। आपको लोगों को ये पब्लिक स्पीकिंग जो है वो सीखना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी, देखो दोस्तों, टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी। आप एक अभी देखो, अगर बिजनेस करने हैं, आने वाले दिनों में इतना सारा रॉ मटेरियल आएगा, इतना माल तैयार होगा, बेचा जाएगा, ये पूरा अकाउंट्स है, ये सब कुछ चीज है, ये सभी एक इसके लिए आपको अलग अलग से नोटबुक, पेन कुछ रखने की जरूरत नहीं। आज टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर हो चुकी है कि आपको हर चीज आप एक छोटे से मोबाइल में रख सकते हो, हर चीज आपके अपने लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे रख सकते हो। आज वो सीसीटीवी रहते हैं, आपके यहाँ ऑफिस में क्या चल रहा है, आपके यहाँ कंपनी में क्या हो रहा है, अगर ऐसी बात हुई कि आपको कहीं बाहर जाना पड़ा तो भी आप एक मोबाइल में देख सकते हैं कि वहां क्या हो रहा है। हर चीज के ऊपर आज टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, इसका फायदा उठाइए। और आने वाले दिनों में ये जो फैक्ट्री चालू होगी, माल तैयार होगा, बेचा जाएगा, ये सभी में इसका बहुत बड़ा उपयोग होने वाला है। तो उसके ऊपर काम कीजिए और चेंज इंजन बनाइए। अगर लोगों को लगता है कि अपनी परिस्थिति सुधारने के लिए कोई बाहर से कोई ऐसा देवदूत आएगा, कोई भगवान बन के आएगा, कोई मसीहा बन के आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। बताइए, खड़े रहिए और लोगों को बताइए कि हम लोग ही है, हम लोग ये जो अपने इस पूरे सिस्टम को, ये पूरे हमारे गांव को, हमारी इस परिस्थिति को चेंज कर सकते हैं। और ऐसा बने, ऐसा लोग खुद भी बने, लोगों को भी बनाइए और इमोशनल अपील कीजिए। देखो, सुभाष चंद्र बोस साहब, इन्होंने लोगों को बोला था ना कि आप मुझे खून दो, मैं आपको आजादी दूंगा। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि आज हमारे गांव में जितनी भी तकलीफें हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, आप हमें सिर्फ इकट्ठा आने की जरूरत है, बस, बाकी कुछ नहीं। बहुत कॉमन सेंस वाली बहुत सिंपल चीज है जो हम करना चाहते हैं, लेकिन सोचिए इनसे कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हम लोग लोगों के लिए, समाज के लिए, आने वाले फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए, अपने इस महान राष्ट्र के लिए कर सकते हैं। और ऐसा लोगों को बताइए, समझाइए और थिंक ह्यूज, थिंक मैक्सिमम। ऐसा मत समझे कि हमें 100 टन का माल तैयार करना है और उसको बेचना है, मुझे क्या बिजनेस तैयार करने हैं, बिल्कुल नहीं। अपना हर तहसील जो है ना, वो गांव, वो कुदरत ने भर भर के दिया है। ऐसा भी मत सोचे कि आपका तहसील ऐसे मुंबई के नजदीक है, दिल्ली के नजदीक है, बैंगलोर के नजदीक है, कहीं भी आपका तहसील हो, हर तहसील को कुदरत ने इतना भर भर के दिया है। आप सोचिए कि कैसे हर इंच में मैं कुछ ना कुछ करूंगा। मैं अपने बायोफ्यूल की फैक्ट्री सिर्फ 100 टन नहीं, कैसे 200, 400, 500, 600, 700 टन से तक लेके जा सकता हूं। कैसे हर चीज में, ऑर्गेनिक फार्मिंग में मैं बेहतर कर सकता हूं। कैसे मैक्सिमम माल तैयार करके, ज्यादा से ज्यादा उत्पादन तैयार करके उसको बेच सकता हूं। और कैसे अपनी कंपनी को ज्यादा से ज्यादा बड़ा कर सकता हूं कि जिसकी वजह से और ज्यादा, अगर 20% CSR गांव में आना है तो सोचिए कितना बदलाव हम लोग ला सकते हैं। और पूरी दुनिया को बताए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बताए कि हम लोग ये कोई भी ये प्रॉफिट, मुझे तो लगता है कि ये पूरी चीज जो हम लोग कर रहे हैं ये बिजनेस है ही नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और ये शायद ये प्रकृति हमें वो ताकत दे रही है, ये शायद प्रकृति है जो हमसे करवा के ले रही है। क्योंकि अभी कोई ना कोई तो चाहिए ना काम करने के लिए, कोई चाहिए जो उसके मार्गदर्शन से ये पूरी दुनिया को बचाने का काम करे। कोई चाहिए ना जो किसानों पे आंसू पोंछे। कौन आएगा आगे? ये चाइनीज कंपनी आके यहाँ अपने गांव में धंधा करेगी क्या? हम लोग करेंगे। ये लोगों को बताइए दोस्तों। और कैसे करेंगे अपना काम, ये भी सोचिए आप। आपको सिर्फ अपने गांव का, अपने इस तहसील का एक विजन बनाना है बस, कि मेरे तहसील में आज इतने सारे प्रॉब्लम्स है, इतनी सारी चुनौतियां हैं, और मैं अपने तहसील को 5 साल के बाद ऐसा करने वाला हूं। बस उस महान एक ऐसा जबरदस्त चित्र बनाइए, ऐसा विजन बनाइए, और बिल्कुल उसके पॉसिबिलिटी के बारे में सोचिए मत। हम सोचते ना, अरे यार मुझे लगता तो है, लेकिन क्या होगा, क्या ये होगा, क्या ये मत आप सोचिए प्लीज।
यानी आप सोच नहीं सकते इतनी बड़ी इकोनॉमी, आर्थिक महासत्ता हम थे। पूरे दुनिया में लोग ये समझते थे कि भारत यानी सोने की चिड़िया, हर डाल पे सोने की चिड़िया यहाँ बजती, सोने का धूर यहां से आता है, यानी हर जगह सोना था हमारा। आज जिन जिन अंग्रेजों को, या जिन ऐसे अंग्रेज भी बोल सकते हैं, और जो भी ऐसे गोरे लोगों को देख के आपको लगता होगा कि ये बहुत आगे है, वो ऐसा टाइम था कि वो बहुत पिछड़े थे, वो आदिवासी थे, ट्राइबल थे, वो वहां कुछ नहीं था उनके यहाँ, हम लोग इतने आगे थे। ऐसा एक जबरदस्त पिक्चर आप अपने गांव का बनाए, क्योंकि जिस बेसिस पे, जिस रिसोर्सेस के ऊपर बन के हम लोग इतनी बड़ी महासत्ता थे, वो आज भी बन सकते हैं। कुदरत ने वही सब कुछ हजारों सालों से, लाखों साल से दिया है भारत को, वो अभी भी अपने पास में। तो एक बहुत अच्छा जबरदस्त चित्र अपने देश का, अपने इस गांव का बनाएंगे। अपने तहसील को 100% हम लोग हमारे ईंधन में स्वयं पूर्ण करेंगे, और वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन गांव वाहन का नहीं, गाड़ियों का नहीं, तो किचन में जो हम कुकिंग फ्यूल है, वो हर इंडस्ट्री, कोई भी इंडस्ट्री आपके यहाँ हो, तो हर इंडस्ट्री में जो ईंधन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गांव के, हमारे तहसील की किसानी तैयार करेंगे। ऐसा संकल्प करिए, ऐसा विजन देखिए। हमारे यहाँ जो भी इलेक्ट्रिसिटी, आज बिजली की भी जो प्रॉब्लम है, हम लोग खुद बहुत बिजली तैयार कर सकते हैं। ऐसी बिजली, अभी कितने सारे ऐसे गांव है कि जिनको पर्याप्त बिजली नहीं मिलती, इतनी घंटा ही बिजली मिलती है। हम लोग मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं कि सभी गांव को, सभी पूरे तहसील को 24 घंटा ऐसी बिजली मिल सकती है, ऐसा काम कर सकते हैं और बिजली में स्वयं पूर्ण बन सकते हैं। पानी, अभी सोचिए एक सिंपल सी बात, आप जहां भी रहते होंगे, अगर 1 घंटा आपके यहाँ पानी आता है, नल आता है, आधा घंटा आता है, तो आप ये देखते हैं कि नहीं कि उस आधे घंटे में मैं इतना पानी जमा करके रखूं कि पूरा दिन मुझे जो जरूरत है उसमें वो काम आएगा। मैं तो एक ऐसे शहर को जानता हूं अच्छी तरीके से कि जहां 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में एक बार पानी आता है, लेकिन वो शहर में लोगों ने अभी ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि एक बार पानी आया तो आगे के 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन उस पानी को बराबर से वो यूटिलाइज करते हैं पर्याप्त में। तो सोचिए 12 महीने में अगर 2 महीना भी आपको पानी आता है, तो इसका मतलब घंटे में, 24 घंटे में आपको 4 घंटा पानी आता है। ऐसा समझिए ना आप, सिर्फ 2 महीने की बात कर रहा हूं मैं, 4 महीने की नहीं। तो वो 4 महीने का जो सीजन होता है पानी का, उसमें अगर 2 महीने भी पानी आता है, ऐसा समझते, 1 महीना भी अगर आपको पानी मिलता है, तो अगर हम लोग इसे उस पर पर्याप्त उपाय योजना करें, तो ये पूरा पानी हम लोग इस तरह से उसको जमा करके रख सकते हैं कि पूरा साल भर, चाहे हमारी खेती हो, उद्योग हो, घर हो, पीने का पानी हो, इसको पूरा पानी हम लोग कर सकते हैं। और इतना बिजनेसेस, इतना काम हमारे तहसीलों में है, गांव में है, किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं, ना नौकरी के लिए, ना कोई उद्योग के लिए, कोई नहीं, इतना अभी गांव में हमारे पास में है खेती। दोस्तों हमें एक ऐसा विजन रखिए कि हमें अपने किसानों को मैक्सिमम इनकम तैयार करके देना है, और वो जमीन चाहे वो प्लेन हो जिसपे हम लोग खेती कर सकते हैं, चाहे पहाड़ी हो, चाहे जंगल फॉरेस्ट हो, हर इंच में हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे और किसानों को अच्छा इनकम देंगे। ऐसा संकल्प कीजिए ना। अरे नहीं है, हमारे हमारे देश में जैसी जमीन है, जैसी मिट्टी है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। और ये आप पढ़िएगा, अब तो आपको पता चलेगा। आप कंपैरिजन कीजिए किसी दूसरे देश के साथ और भारत के साथ, और आपने ये सोचा ना कि हर इंच में मैं कुछ ना कुछ इनकम करूंगा लोगों के लिए और आपके खुद के लिए भी ना, तो ये पॉसिबल है, ये कर सकते हैं हम। वुमन एम्पावरमेंट, ऐसा संकल्प करिए कि हमारे तहसील में हमारे ये सब महिला है, उनका सक्षमीकरण हम लोग करेंगे, सबलीकरण करेंगे। वो इतना जरूरी है कि आज भी, जो भी आज आपके पास है, जो फॉरगेट कि हम लोग कितना ज्यादा बिजनेस वगैरह करने वाले, लेकिन आज भी आपके सामने कितने सारे आर्थिक और सामाजिक जो परेशानी है ना, वो सॉल्व हो सकती है अगर महिलाएं, इनको आप हम लोग आगे लेके आए, इनका सक्षमीकरण करें, इनका सबलीकरण करें। तो ऐसे एक देश के, ऐसे एक अपने राज्य के बारे में सोचिए जहां महिला सक्षम हो, इन बेटर रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए वो सबसे अच्छा अपने गांव में होगा। ऐसा सपना देखिए, ऐसा संकल्प देखिए। एजुकेशन सिस्टम, दोस्तों आपको शायद पता नहीं, दुनिया के सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, मैक्सिमम, इनफैक्ट ऑलमोस्ट ऑल, सभी विश्वविद्यालय भारत में थे। एक ऐसा समय था कि भारत में विद्यालयों में इतनी सारी शाखाएं थी,
इतने सारे स्पेशलाइजेशन थे, वो दुनिया में कहीं नहीं थे। भारत में पढ़ाई करने के लिए चाइना से लेके अभी यूरोप और अमेरिका तो नहीं, अमेरिका तो नहीं थी, ये रोमन, मिडल ईस्ट, वहां से लोग आते थे। और अंग्रेजों ने ये पूरा जो हमारी हिस्ट्री ये पूरी जला के राख कर दिए। लेकिन अभी भारत के बारे में जो भी लिखा है इन लोगों ने लिखा है कि भारत कितना आगे था, किस तरह से ये विश्वविद्यालय ज्ञान देते थे दुनिया को। ये स्पेस वगैरह की जो बात है ना, ये पूरा गणित विनित सब भारत ने दिया है दुनिया को। और आज की तारीख में ऐसी परिस्थिति कि हमारे यहाँ बच्चों को किस तरह से एजुकेशन का सिस्टम, कितने सारे गवर्नमेंट के ऐसे स्कूल है कि जहां जो हमारे शिक्षक है उनको 6-6 महीना 1-1 साल भर उनको तनख्वाह नहीं है। बच्चे जहां जाते हैं जिस स्कूल में वह छत नहीं है, कैसे बच्चे वहां बैठेंगे? कुछ हजार में हो सकता है ऐसा काम, वो काम नहीं हो रहा अपने इधर। तो मिलके बिजनेस करते हैं ना, बिजनेस करते हैं और उससे ये पैसा लेके ये सब काम कर सकते हैं और इसे बेहतर ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं, बेटर हेल्थ केयर। दोस्तों एक बार हम लोगों ने अगर मिलके मैक्सिमम इतना बिजनेस किया तो उससे जो पैसा रेवेन्यू तैयार होगा उसके साथ ये पूरा सभी तरह के रोड हो सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ये हेल्थ केयर सिस्टम हो सकती है, ये सभी कुछ हम लोग बेहतर कर पाएंगे। और हमें हर तहसील में एक राज्य स्तरीय ऐसा क्रीड़ा संकुल का निर्माण करना है। हाँ दोस्तों, ऐसा क्रीड़ा संकुल की जहां हमारे गांव के लोगों में, बच्चों में जो भी विशेषता है वो उसको और बेटर करे। और इसके लिए सिंगल इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट काम अगर आपको कुछ करना है तो वो है सैटरडे सेशन। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि आपकी कंपनी ब्रांड हो, आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी के साथ लोग दिल के साथ जुड़े, क्योंकि एक बार लोग दिल के साथ जुड़ेंगे ना तो वो आपको बाकी की कंपटीशन की इसकी वगैरह डरने की जरूरत ही नहीं, कोई चिंता नहीं करनी। और ये सही वक्त है, मैं आपको बोलता हूँ, देखो सही वक्त है। एक बार फैक्ट्रियां लगेगी या प्रोडक्ट चालू होने के बाद हम लोग जब बेचेंगे तब तो सैटरडे सेशन हो गए, सब लोग जानेंगे, समझेंगे, वो सब सही है, वो सब ठीक है, ओके। बाकी की भी कंपनियां कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगी। लेकिन आज जब ये सब कुछ शुरू होने वाला है तब भी आप अगर हर हफ्ते अपने गांव के लिए, अपने तहसील के लिए खड़े हो रहे हैं, हर हफ्ते अपने गांव में कैसे हम लोग कैसे उसको बेहतर बनाएंगे, कैसे उसके छोटे छोटे प्रॉब्लम हो सकते हैं अपने गांव के, उसको डिस्कस करेंगे 1 घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना भी हो। जैसे हर गुरुवार को मंदिर जाते हैं, हर शुक्रवार को नमाज अदा करते हैं, हर संडे को हम लोग प्रार्थना कर मास करते हैं, तो वैसे एक तहसील में, गांव में, ग्राम पंचायत में हफ्ते में एक बार एक वो प्रार्थना करनी है। सैटरडे सेशन एक कोई भी विषय लेना है और लोगों के लिए खड़े होना है। दोस्तों आज सबसे सही समय है। आज अगर कुछ भी नहीं है फिर भी आप खड़े हो रहे हैं तो सोचिए लोग किस तरह से आपके साथ जुड़ेंगे। एक तो लोग आपकी तरफ देखेंगे, आपको देखेंगे कि नहीं ये तो बोल तो रहा है, दिल के साथ लोगों को बता रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ ना कुछ करेगा। या होगा कि नहीं उनको भी ऐसा लग सकता है, वो देखेंगे कि चलो होगा कि नहीं आपको हमें पता नहीं, लेकिन ये मेहनत तो कर रहा है, दिल से करने की कोशिश कर रहा है, ये उनको लगेगा। लेकिन यही चीज एक बार होने के बाद सोचिए ये सभी लोग जो आज आपको देखेंगे, जो भी कुछ है आपके बारे में कहेंगे, लेकिन जब आप दिल से हर हफ्ते अगर एक काम करोगे तो कल जाके ये लोग पूरा उनका जो आपके ऊपर एक भरोसा है, आपके ऊपर एक अलग तरह का विश्वास, एक दृढ़ विश्वास बन जाएगा। इस तरह से लोग आपके साथ जुड़ेंगे कि वो बाद में कोई भी कंपनी आके कोई भी बताए किसानों को, लोगों को, वो आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ वो पूरे जो मावला इकट्ठे हुए थे और उनके साथ मिलकर उन्होंने उस साम्राज्य का निर्माण किया था, उस स्वराज्य का निर्माण किया था, वैसे ही हम लोग कर पाएंगे अगर आप हर हफ्ते दिल से इसको काम करें। आधे घंटा, 1 घंटा अपने हिसाब से कीजिए, डायरेक्ट मीटिंग लीजिए, वेबिनार लीजिए, जो हो सकता है कीजिए, लेकिन हफ्ते में एक बार ये जरूर कीजिए। और ये बेस्ट सबसे अच्छा तरीका है आपकी कंपनी को ब्रांड बनाने का। और ये जो आज का टाइम है ना, जब लोग देख रहे, सोच रहे, आज कीजिए। आज जितनी अच्छी तरीके से आप करेंगे ना तो आप और बेहतर, सबसे बेस्ट ऐसे आप ब्रांड बनने वाले। तो दोस्तों चलिए उठे और तब तक
नहीं रुकते जब तक हम अपने अपने लक्ष्य को पार नहीं करते। धन्यवाद। थैंक यू श्याम घोलप सर। आज का जो विषय था वो श्याम सर ने हमें एक नए थॉट की तरफ, नए विश्वास की तरफ, नए सोच की तरफ ले जाने का जो सफल प्रयास किया, उसके लिए श्याम सर का बहुत 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 शुक्रिया। गुड मॉर्निंग एमसीएल एंड ऑल इंडिया एमसीएल परिवार। हम फ्राइडे की तरह आज भी मिले श्याम सर से सुनने के लिए कि हम एमसीएल को किस दिशा में जाने वाले हैं। और आज उन्होंने बहुत सरलता से एक बात समझाई, अगर आपको आपके बिजनेस में अगर कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट करनी है तो बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ब्रांड। एमसीएल में एमसीएल का फार्मर, एमसीएल का एमबीपी ओनर, एमसीएल का एमपी ओनर, एमसीएल का एमबीएस ओनर इस ब्रांड की मानसिकता में जब तक नहीं आता तब तक हम ना खुद का ना आने वाली पीढ़ियों का भविष्य ये सुकर कर सकते। तो ये आज की जो श्याम सर की थॉट है ब्रांड की, उस ब्रांड की थॉट को हर एक एमसीएल इंडिया परिवार सदस्य, भले वो हमारे एमपीओ का मेंबर हो या हमारे ऑनरेबल सीनियर प्राइम बीडीए हो या बीडीए हो या एमईपी हो या एमबीएस हो, जो भी एमसीएल के साथ जुड़ा है, जो भी एमसीएल में है, जो भी अपने आप को भविष्य में एमसीएल देखता है, उसकी सोच में और उसके आचार विचार में एक ही चीज आनी चाहिए, ब्रांड ब्रांड ब्रांड। और उस ब्रांड को हमें क्यों करना है, कैसे करना है। और भविष्य में अगर आपने देखा होगा कि हमारे साथ जुड़े हुए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, फार्मर हेल्प ग्रुप्स से लेकर जो भी एक सर्वसामान्य आम से खास दोनों इंसान जो हमारे इस सिस्टम में हैं, उन सब की सोच को ब्रांड बनाने का जो काम है वो हर एक एमपीओ ओनर, एमबीएस ओनर, बीडीए, सीनियर बीडीए, एमबीपी ओनर कर सकता है। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल कि आप और एक फ्राइडे आए और आपने समझा एमसीएल की दिशा किस ओर जा रही है, श्याम घोलप सर हमें कहाँ लेके जा रहे हैं और हम किस क्रांति की बात कर रहे हैं और किस क्रांति को हम सफलता से बनाएंगे। तो मैं सबको, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, मेरे ऑल फार्मर्स, एमबीपी ओनर्स, एमबीएस, एमपी ओनर्स, बीडीए, सीनियर बीडीए, प्राइम बीडीए एंड ऑल स्टेकहोल्डर्स ऑफ एमसीएल। आज मैं आपसे ये कहूंगा, एक नया आपको एक थॉट की कोशिश करूंगा कि अगर ग्रैंड बनना होगा तो ब्रांड बनना होगा। याद रखिए, ग्रैंड बनना होगा तो ब्रांड बनना होगा। जय हिंद, जय एमसीएल। थैंक यू डॉक्टर लवेश सर, थैंक यू श्याम सर। आपने आज के इस ट्रेनिंग सेशन के बारे में हमें बहुत ही अच्छे और सरल तरीके से समझाया। और मैं आप सभी लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आप सभी लोग इस आए और इस वेबिनार की शोभा बढ़े। और जाने से पहले आप सभी लोगों को गुजारिश करता हूं कि अपना सेहत का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। तो इसी के साथ आप सभी का मैं अलविदा कहता हूं और ये घोषित करता हूं कि ये वेबिनार यहीं पे समाप्त हुआ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।